Hello students, how are you? I think you will be doing great. आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फॉर्म्स के बारे में, टेबल्स के बारे में और कैसे आप किसी भी मीडिया फाइल को अपने वेबसाइट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो या यूं कह लो इम्बेड कर सकते हो। तो कैसे करोगे ये सब जानने के लिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट डे वाली वीडियो एंड सेकेंड डे वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि ना उससे एक फ्लो बना रहता है। और जब हम कर रहे होते हैं, फ्लो बना रहता है, तो ना उससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है और हमें सीखने में भी मज़ा आता है। और जो पर्सन सिखा रहा है ना, उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप लोगों को आने वाला जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आज बता रहा हूँगा वो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी डे वन एंड डे टू वाली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लो। और जो मेरा रोड मैप वाला वीडियो है ना, वो भी देख लो, क्योंकि ना इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं और कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आने वाले समय में। तो मैंने बोल दिया जो बोलना था डे टू के बारे में, ठीक है। और अब कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में, और आप लोगों ने उस वीडियो के नीचे नहीं यू नो पेस्ट किया है कोई भी अपना क्वेश्चन, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे नहीं किया है कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो, चाहे वो उस वीडियो में जो टॉपिक्स पढ़ाए गए थे उससे रिलेटेड ही क्यों ना हो। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ना फॉर्म के बारे में और उसके पर्पज के बारे में। तो अब तक आप लोगों ने बहुत सारा फॉर्म देखा होगा, आप लोगों ने भरा भी होगा और सबमिट भी करवाया होगा। जैसे कि आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म तो जरूर भरा होगा अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो। और ऐसा रेयरली होता है कि जो वेब डेवलपमेंट की वीडियो देख रहे होते हैं उन्होंने पढ़ाई नहीं की हो। तो अब तक आप लोग फॉर्म से परिचित होंगे। अगर आप लोग नहीं हो ना, तब भी मैं आप लोगों को ना फॉर्म दिखा देता हूँ कि कैसा होता है फॉर्म। जैसे कि ना मैंने यहाँ पे सर्च किया था फॉर्म, तो यहाँ पे देखो आप लोग फॉर्म ऐसा दिखता है। ठीक है, आप लोगों को इमेज में क्लियर हो रहा होगा कि फॉर्म कैसा दिखता है। और यहाँ पे मैं एडमिशन फॉर्म के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखो एडमिशन फॉर्म ऐसा दिखता है। या हर एक कॉलेज का या स्कूल का अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब में इनपुट होता है। ठीक है, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ डाटा फिल करना होता है। तो वैसे ही हम फॉर्म अपने HTML के थ्रू बना रहे होंगे। ठीक है, तो अब तक हमें क्लियर हो गया है HTML फॉर्म क्या होता है और उनका पर्पज क्या होता है। ठीक है, अब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे फॉर्म का। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा। तो अब तक हमने दो फाइल्स बनाई हुई थी, फर्स्ट डॉट एच टी एम एंड सेकेंड डॉट एच टी एम एल, और मैंने इन दोनों के बारे में डे वन एंड डे टू के वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे एक न्यू फाइल जिसका नाम हम रखेंगे थर्ड डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना वही बॉयलर प्लेट वाला जो कोड होता है ना, वही लेके आएंगे। और क्योंकि हमें अभी इसकी नीड नहीं है, तो अभी हम इसको हटा देंगे यहाँ से। तो आज का जो टाइटल होगा ना, वो फॉर्म होगा। अब हम ना यहाँ पे एक फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना हम यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज करेंगे। ठीक है, हम एक फॉर्म बना रहे हैं, इसको HTML को बताने के लिए ना हम एक टैग यूज करते हैं जिसका नाम होता है फॉर्म। ठीक है, जैसे ही ना मैं यहाँ पे फॉर्म लिखूंगा, आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे देखो फॉर्म आ गया है ना। फॉर्म का ओपनिंग टैग आ गया एंड क्लोजिंग टैग आ गया। यहाँ पे एक होता है एक्शन। एक्शन क्या है? एक्शन एक एट्रीब्यूट है और उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। मैंने आप लोगों को बताया था डे वन या डे टू वाली वीडियो में एट्रीब्यूट क्या होते हैं और उनकी जो वैल्यू होती है वो हम एट्रीब्यूट में डिफाइन करते हैं तो क्या होता है। राइट,
तो आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा पहले से ही। और इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है मेथड, है ना। मेथड जो होता है ना एट्रीब्यूट, उसमें दो वैल्यूज आती हैं, एक होती है गेट, एक होती है पोस्ट। ये एक्शन क्या होता है, ये मेथड क्या होता है, क्यों यूज होता है, इन सब के लिए ना मैं आने वाले वीडियो में बात करूंगा। जब मैं पीएचपी की वीडियो बना रहा हूँ फॉर द बैकएंड, तब मैं बात कर रहा हूँ। अभी सिर्फ इतना आप समझ लो कि फॉर्म के अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है एक्शन और एक होता है मेथड, ठीक है। और मेथड में दो वैल्यूज आती हैं, एक होती है गेट और एक होती है पोस्ट। और एक्शन में ना एक फाइल का नाम आता है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ XYZ.php, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो, एक्शन में जो एक्शन की वैल्यू होती है वो किसी भी पीएचपी फाइल का नाम हो सकती है, ठीक है। और जो मेथड होता है ना, उसकी दो वैल्यू होती है, गेट या पोस्ट। और मैं सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डॉट पीएचपी भी हो सकती है, ये डॉट कोई भी एक्सटेंशन हो सकता है जो बैकएंड को सपोर्ट करता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को रोड मैप वाली वीडियो में बताया था कि बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है। तो अभी यहाँ पे आप लोग ना फंसो, इसीलिए आप लोग इसको अभी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में अभी समझ लो, कोई बात नहीं है। अभी हम फॉर्म टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट जो होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ना यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे है एडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स, राइट। यहाँ पे है टेक्स्ट इनपुट, पासवर्ड इनपुट, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस एंड टेक्स्ट एरियाज। इन सब के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे एक चीज और है, यूजिंग द लेबल टैग टू एसोसिएट लेबल्स विद फॉर्म एलिमेंट्स। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले ना मैं यहाँ पे एक इनपुट बनाऊंगा। अब आप लोग देखना ना, यहाँ पे इनपुट जैसे ही मैं लिखूंगा तो यहाँ पे सजेशन आ गया इनपुट का, मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे इनपुट टैग आ गया। इसका ओपनिंग टैग है बट क्लोजिंग टैग नहीं है। मैंने आप लोगों को डे 2 वाली वीडियो में बोला था कि आप लोग इसको खोज करके लेके आना, कि जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता उसको क्या कहते हैं। तो मैं आप लोगों को इसका आंसर देना चाहूंगा इस वीडियो में। जिस भी टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग, ठीक है। या हम बोल सकते हैं सेल्फ एलिमेंट, यू नो, क्योंकि ना उसके बीच में कोई भी कंटेंट नहीं होता, ये कोई भी कंटेंट नहीं रखता है अपने अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्प्टी टैग। जैसे कि अभी पी, जो भी एलिमेंट है पी, हम्म, अब पी के अंदर कोई कुछ भी कंटेंट हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूं पी, ठीक है, तो पी के अंदर मैं कुछ भी कंटेंट डाल सकता हूँ ऐसा करके, है ना। तो इसमें कंटेंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में, इसीलिए इसे ना हम एम्प्टी टैग नहीं बोलते हैं। पर इनपुट जो टैग है ना, इसके बीच में कोई भी कंटेंट नहीं है, इसीलिए हम इसे एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब तक कि जिस भी एलिमेंट का क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जिस भी टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है, उसे हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो यहाँ पे ना आप लोग देख रहे होंगे कि जो इनपुट टैग है इसके बीच में एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप। अब देखो यार, टाइप ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर। तो अभी हम टेक्स्ट टाइप को यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें ना इनपुट में टेक्स्ट लिखना है। जो भी हमें इनपुट में लिखना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम टाइप को चूज करते हैं। और कौन कौन से टाइप होते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पे ना एक होता है टेक्स्ट टाइप, एक होता है पासवर्ड टाइप, एक होता है रेडियो टाइप, एक होता है चेकबॉक्स टाइप, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स होते हैं किसी भी फॉर्म इनपुट एलिमेंट के। तो अभी हम टेक्स्ट टाइप को यूज करेंगे। और यहाँ पे ना एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है प्लेस होल्डर। जैसे ही मैं प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे एट्रीब्यूट में आ गया प्लेस होल्डर, एंड इसकी वैल्यू हम जो भी डालेंगे ना
वो इनपुट टैग के बीच में दिखेगा। जैसे मैंने डाल दिया इंटर योर नेम, राइट। तो जैसे ही मैं इसको सेव करके गो लाइव पे क्लिक करूंगा, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमने कोड लिखा है, ये रन हो जाएगा ब्राउजर पे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक इनपुट बॉक्स आ रहा है, इसके बीच में लिखा हुआ है इंटर योर नेम। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म में लिखा होता है बीच में एंटर योर नेम। तो वो क्यों लिखा होता है, उसके लिए हम प्लेस होल्डर का यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ ऐसा करके, है ना। तो कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। एक कैसे इसको पता चला कि यहाँ पे टेक्स्ट ही बना है, क्योंकि ना यहाँ पे मैंने टाइप को टेक्स्ट रखा हुआ है अभी, मैंने इसको बताया था आप लोगों को, राइट। अभी ना मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा, और जिसका नाम मैं पता क्या रखूंगा, जिसका नाम मैं रखूंगा ईमेल, ठीक है। और जो इनपुट होगा मेरा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका नाम मैं रखूंगा ईमेल, ठीक है। नाम मतलब इसके प्लेस होल्डर में जो भी वैल्यू हमें दिखानी है, एंड इसका जो टाइप होगा ना वो ईमेल होगा। अब मैंने यहाँ पे टाइप ईमेल डिफाइन करके ये बता दिया कि ना ये जो इनपुट है, इसमें कोई भी वैलिड ईमेल होनी चाहिए। अगर वैलिड ईमेल नहीं होती है, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन से शो करेगा कि आपका जो ये है टेक्स्ट वैलिड ईमेल नहीं है, जब हम इसको सबमिट कर रहे होंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक बटन बना दूं, देखो यार, जो बटन होता है ना, उसका यूज हम करते हैं सबमिट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सबमिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बटन आ रहा है ना। बटन बनाने के लिए हम बटन टैग का यूज करते हैं, और बटन टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में जो लिखा होता है यहाँ पे शो होता है। जैसे सबमिट मैंने लिखा है यहाँ पे सबमिट शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं ना यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा, यहाँ पर भी कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा और सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे इसने बता दिया कि भाई कोई भी मेल होता है ना, उसमें एट द रेट टैग होता है, तो प्लीज एट द रेट टैग लगाओ आप, तभी वैलिड ईमेल माना जाएगा। तो ऐसे टाइप ईमेल डिफाइन करके मैंने बता दिया इसको कि ये जो इनपुट फील्ड है ना, इसमें ईमेल ही आना चाहिए। तो अब तक पता चल गया होगा आप लोगों को कि टाइप का क्या यूज है एंड प्लेस होल्डर का क्या यूज है। अब मैं ऐसे ही ना एक और इनपुट बनाऊंगा, जिसका नाम होगा पासवर्ड, राइट, पासवर्ड। और यहाँ पे जो इसका टाइप होगा ना, वो भी पासवर्ड होगा। पासवर्ड मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जाके मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, यहाँ पे आ गया ना एंटर योर पासवर्ड। अभी आप लोग देखना ना, यहाँ पे जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो विजिबल होगा। जैसे मैंने DST लिख दिया, विजिबल है। बट यहाँ पे ना जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो विजिबल नहीं होगा। जैसे ये देखो पासवर्ड के रूप में आ गया। और यहाँ पे अब तो एक और साइन आ रहा है कि इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके शो कर सकता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा, लेकिन अभी हमें केवल इतना समझना है कि पासवर्ड, जो इनपुट होगा उसमें पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, जो टेक्स्ट इनपुट होगा उसमें टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, जो ईमेल इनपुट होगा उसमें हम ईमेल एंटर करेंगे। सिंपल सी बात है। तो अब तक हमने कौन कौन से इनपुट फील्ड कवर कर लिए हैं। हमने टेक्स्ट कवर कर लिया, पासवर्ड कवर कर लिया, रेडियो बटन्स अभी हमें कवर करना है, ठीक है। लेकिन उन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया था कि हमें उससे भी पहले लेबल को समझना है, लेबल क्या होता है। तो ना अभी ना मैं इसके जस्ट ऊपर एक लेबल टैग बनाऊंगा। यहाँ पे देखो आप लोग, लेबल आ गया। लेबल का ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, और इसके बीच में एक एट्रीब्यूट है फॉर नाम का। यहाँ पे इसकी एक वैल्यू देनी होती है, लेकिन ये जो वैल्यू देनी होती है ना, यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान से समझना। जैसे ही मैं लेबल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में कोई भी कंटेंट ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया एंटर योर नेम, राइट। अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे एंटर योर नेम आ गया, राइट। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे कॉलन का यूज कर लिया मैंने। और जैसे मैं इसको सेव करूंगा,
आप लोग देखना, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है एंटर योर नेम। तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है फॉर, और उसमें जो वैल्यू देनी होती है उसको हम ना यहाँ से, जो भी आईडी की वैल्यू होती है वही यहाँ पे फॉर की वैल्यू होती है। अभी आप लोग, जब मैं इसको रन करूंगा तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने इसका नाम रख दिया आईडी का नेम, राइट। तो अभी आप लोग देखना, यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर योर नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा। पर जैसे ही ये जो आईडी की वैल्यू है इसको मैं कॉपी करके इस फॉर वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू बनाऊंगा, वैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो फील्ड है ये हाईलाइट हो गया है। मतलब यहाँ पे ये लेबल के यूज करके मैं अपने फील्ड को हाईलाइट कर सकता हूँ थ्रू फॉर एट्रीब्यूट। ठीक है, तो चाहे यूजर इस पे क्लिक करे तब भी ये हाईलाइट होगा, चाहे यूजर इस पे क्लिक करे तब भी ये हाईलाइट होगा। आप लोगों को इसका पर्पज समझ में आ जाएगा, अगर आप ही नहीं समझ में आ रहा है जब आप फॉर्म बनाओगे तब। ठीक है, तो लेबल ये बहुत काम की चीज होती है, इसीलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे चेक बॉक्सेस एंड टेक्स्ट एरियाज एंड रेडियो बटन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेडियो बटन बनाऊंगा। ठीक है, तो रेडियो बटन बनाने के लिए मैं अपना वही इनपुट टैग लूंगा और उसके टाइप में मैं रेडियो लिख दूंगा, और फिर क्या, हमारा बन गया रेडियो बटन। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक रेडियो जैसा बना हुआ आ रहा है ना। इस पे क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पे एक क्लिक हो जा रहा है ना। जैसे कि मैं इसके राइट साइड में कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया अपना नाम राजन, एंड फिर मैंने एक इनपुट टैग बनाया, उसका टाइप मैंने रेडियो लिया, एंड उसके बाद मैंने इसके राइट साइड पे मैंने लिख दिया रंजीत। आप लोग अभी यहाँ पे आ गया राजन रंजीत, है ना। तो मैं इस पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने ऐसा बना हुआ देखा होगा, पर मैं चाहता हूँ ना इन दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करूँ, और जब भी मैं किसी को सिलेक्ट करूँ दूसरा डिसलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट का नाम बताने वाला हूँ जिसका नाम होता है नेम। नेम एक एट्रीब्यूट है, इसको समझ लो मैंने एक वैल्यू दे दी है जिसका नाम है नेम रेडियो। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं एक एट्रीब्यूट बनाऊंगा नेम, उसकी वैल्यू मैं सेम ही रखूंगा। सेम रखने से ये होता है कि इसको पता चल जाता है कि इसमें से किसी भी एक को ही सिलेक्ट करवाना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये सिलेक्ट हो गया, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना ये डिसलेक्ट हो जाएगा, अभी देखना आप लोग, ये देखो, है ना। तो ऐसे ही हम नेम एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं किसी भी एक रेडियो बटन को सिलेक्ट करवाने के लिए, राइट। तो अब आप लोगों को रेडियो बटन के बारे में समझ में आ गया होगा। इसकी जो फंक्शनैलिटी है ना हम आगे देखेंगे जब हम पीएचपी की क्लासेस लगा रहे होंगे। ठीक है, अभी आप लोग केवल समझ लो कॉन्सेप्ट को। अब हम चेक बॉक्स के बारे में समझेंगे। तो इनपुट वही हमारा टैग होगा, एंड इसके टाइप में मैं लिख दूंगा चेक बॉक्स। और जैसे चेक बॉक्स लिखूंगा यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ आ गया है, ये देखो, है ना। और यहाँ पे मैं जितने मर्जी उतने चेक बॉक्सेस लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो मैंने अभी 3 चेक बॉक्स बनाया है यहाँ पे, और आप लोग देख रहे होगे फर्स्ट चेक बॉक्स, दूसरा एंड तीसरा। इसके राइट साइड में जो भी मैं मुझे कंटेंट लिखना है मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1, मैंने इधर लिखा 2, मैंने इधर लिखा 3, एंड आप लोग अभी देख रहे हो ये 1 का चेक बॉक्स है, ये 2 का चेक बॉक्स है, ये 3 का चेक बॉक्स है। तो चेक बॉक्स के बारे में पता चल गया आपको कैसे चेक बॉक्स बनाएंगे हम, है ना। अभी हम देखेंगे टेक्स्ट एरियाज के बारे में। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया ना
एक टैग होता है। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिखूंगा, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट है, एक आईडी एट्रीब्यूट है, एक कॉल्स एट्रीब्यूट है एंड एक क्लोज एट्रीब्यूट है। नेम के बारे में आप लोगों को पता चल गया है ना। यहाँ पे हमने नेम यूज किया था, और नेम के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा नेम का यूज हम क्यों करेंगे। ठीक है, जब भी हम फॉर्म को सबमिट कर रहे होंगे, तब हम नेम एट्रीब्यूट को यूज करके फॉर्म की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। जो भी फॉर्म की वैल्यू आएगी वो नेम एट्रीब्यूट में ही आएगी। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। तो अभी ना आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कॉल्स एंड रोज करके दो एट्रीब्यूट है। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और यहाँ पे मैं कॉल्स के बारे में बात करूंगा एंड रोज के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे भी पहले मैं टेक्स्ट एरिया के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया राजन, राइट। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कि टेक्स्ट में लिखा हुआ आ रहा है राजन, राइट। और यहाँ पे ना कितना बड़ा सा बन गया है ना। ये इनपुट फील्ड आप लोग देख रहे हो। तो ये जो कॉल्स है ना, वो दिखा रहा है कि कितने कॉलम्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ना ऐसे 30 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये 30 कॉलम का स्पेस ले रहा है, और ये 10 रो का स्पेस ले रहा है यहाँ पे। जैसे ही ना मैं इस रो वाली वैल्यू को कम करूंगा, यहाँ पे जो रोज वाली वैल्यू है उसको मैंने कर दिया 5, तो अभी 5 रो का स्पेस लेगा। अगर आप लोगों को रो और कॉलम नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ना सर्च करके दिखाता हूँ कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा और समझने में आप लोगों को आसानी होगी। तो इसीलिए मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ, और आप लोगों के सामने जो भी रिजल्ट आएगा उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कॉलम कुछ ऐसा होता है। इस इमेज से आप लोगों को बढ़िया वाली क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे अभी बहुत सारी इमेजेस हैं ऑलरेडी, जिसमें से कोई भी इमेज शो नहीं हो रही है अभी। इंटरनेट स्लो है ना, शायद इसी वजह से कोई भी इमेज शो नहीं हो रही। बट अभी शो होगी कुछ ही समय में। ये क्यों ब्लिंक कर रहा है? अच्छा, लोड कर रहा था। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक कॉलम है, राइट, और ये रो है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रो क्या होता है एंड कॉलम क्या होता है, इसी इमेज के थ्रू। तो अभी हम अपने फॉर्म वाले फाइल पे टैब पे वापस चलते हैं, और आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे कॉल्स और रोज यूज हो रहा है वो क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया, इतना मैं आशा रख सकता हूँ अभी। अब हम बात करेंगे सिलेक्ट बॉक्स की। ठीक है, सिलेक्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है प्रेजेंटेशन में, फिर भी सिलेक्ट बॉक्स रह जाता है। तो सिलेक्ट बॉक्स के लिए ना हम लिखेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे जो भी ये अभी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ना, इसको भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि अभी मैं इसका यूज बताऊंगा आप लोगों को, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा। पहले हम सारे जो इनपुट फील्ड्स हैं, इनपुट टाइप्स हैं, उनको समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम नेम के बारे में बात करेंगे। आईडी के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। ठीक है, तो अभी ना यहाँ पे मैंने सिलेक्ट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बना दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउजर पे रन करूंगा, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कि एक ड्रॉप डाउन जैसा आ गया है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शंस डालने के लिए मैं ऑप्शन टैग का यूज करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसको इग्नोर करके मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 3-4 ऑप्शन और बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया एंड 3 डाल दिया, और एक ऑप्शन बना लेता हूँ, कोई नहीं। 4 यहाँ पे डाल दिया मैंने। अब ना मैं जैसे ही यहाँ पे रन करूंगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए, 1 2 3 4 करके। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन
जो टैग होता है उसको यूज करते हैं सिलेक्ट बॉक्स के अंदर, तो सारे ऑप्शन हमें शो हो जाते हैं जो भी ऑप्शन टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में लिखे होते हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ नेम एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है। अब तक आप लोग देख रहे होंगे कि नेम एट्रीब्यूट क्यों यूज होता है, तो उसको मैं अच्छे से समझाने के लिए आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी ना, जैसे ही मैं यहाँ पे जो इनपुट फील्ड्स हमने बनाए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे मैंने ये लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल डाल देता हूँ, जैसे मैंने ये ईमेल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे किसी भी एक इनपुट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे किसी भी एक चेक बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक टेक्स्ट है ही, और यहाँ पे मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा ना, आप लोग देखना यहाँ पे केवल एक ही यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम आ रहा है, राइट, और उसकी जो वैल्यू है वो ऑन है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे मैंने रेडियो टाइप के दो फील्ड्स बनाए थे, जिसमें से मैंने बताया था नेम डिफाइन करके कि किसी भी एक को ही हमें सिलेक्ट करना है, और जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अब ऐसे ही ना हमें सारी वैल्यूज लेने के लिए यहाँ पे जो यूआरएल है ना, यहाँ पे शो करवाने के लिए हमें सब में एक नेम एट्रीब्यूट डालना होगा, जिससे ना उस नेम एट्रीब्यूट में जो भी हम इनपुट फील्ड में वैल्यू एंटर करेंगे, यहाँ पे जो भी एंटर करेंगे वो उस वाले एट्रीब्यूट में डिफाइन हो जाएगी, जिसको हम गेट कर पाएंगे जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे होंगे। ठीक है। जब भी हम बैकएंड में काम कर रहे होंगे ना, तो फॉर्म में जो वैल्यू है उसके सबमिशन के लिए हमें उस वैल्यू को गेट करना होगा, सो दैट हम उस वैल्यू को गेट करके जहां भी हमें रखना होगा उस वैल्यू को हम रख सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो इनपुट टैग है ये वाला, जिसका टाइप है टेक्स्ट, वहां पे ना मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड करूंगा जिसका नाम है नेम, और उसको मैं नेम नाम दूंगा। ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम ईमेल वाले इनपुट फील्ड में एक नेम एट्रीब्यूट बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे ईमेल। एंड देन हम पासवर्ड वाले इनपुट फील्ड में एक और नेम एट्रीब्यूट बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे पासवर्ड, राइट। और जो हमारा रेडियो बटन है उसका ऑलरेडी नेम मैंने डिफाइन कर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो चेक बॉक्स है ना, अभी मैं केवल एक ही चेक बॉक्स रखूंगा, हमें नहीं चाहिए बहुत सारा चेक बॉक्स। और इसका जो नेम है ना, उसको मैं रखूंगा नेम चेक बॉक्स, राइट। इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। पर हमें इसकी जो वैल्यू होगी वो पता कैसे चलेगी कि इसकी वैल्यू 1 है? अगर इस बॉक्स पे क्लिक कर देगा ना कोई भी पर्सन, तो यहाँ पे ना हमें एक वैल्यू एट्रीब्यूट हुआ जिससे हम डिफाइन करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है 1 होगी। ठीक है। जब भी इस बॉक्स पे चेक करेगा कोई भी पर्सन, अगर चेक नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट नन रहेगी, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी इसमें। ठीक है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है इसका भी हम नेम डिफाइन कर देते हैं, तो इसका नाम रखेंगे हम नेम टेक्स्ट एरिया, राइट। एंड यहाँ पे जो सिलेक्ट बॉक्स है ना, उसका भी हम एक नेम रखेंगे, जिसका नाम रखेंगे नेम सिलेक्ट। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना वो हम रखेंगे 1, जो भी हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं पर्सन को। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक बात और समझ में आ रही होगी कि शो करवाने वाली जो वैल्यू है वो अलग है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो अलग है ना। और जो ये ऐसे इनपुट्स होते हैं ना, उसमें वैल्यू हमें गेट हो जाती है, लेकिन ऐसे इनपुट होते हैं ना, उनमें हमें वैल्यू समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि ये शो करवाने वाली वैल्यू होती है और ये वैल्यू जो होती है ये हमारे पास गेट हो रही होती है। ठीक है। इसलिए हम वैल्यू का यूज करते हैं। जैसे जैसे आप और कोडिंग करोगे ना, आप लोगों को समझ में आता जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी आप लोगों को सिर्फ ऐसे सिंपल सा समझना है कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो मैं ऐसे ही सेव करता हूँ इसको। अब मैं ना जब इसको फिल करके इसका सबमिशन करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राजन, मैंने ईमेल में लिख दिया rajan@gmail.com, पासवर्ड में मैंने लिख दिया 123। मैं यहाँ पे कोई भी एक रेडियो बटन सेलेक्ट कर ले, तो मैंने राजन को सिलेक्ट कर लिया। एंड इस चेक बॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी है। और यहाँ पे मैं किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने 4 भी सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैं सबमिट करूंगा ना, यहाँ पे आप लोग देखना
नेम में आ गया राजन, ईमेल में आ गया rajan@gmail.com, पासवर्ड में आ गया 123, एंड ऐसे ही हमारे सारे जो एट्रीब्यूट के वैल्यू हैं वो डिफाइन हो गए इस यूआरएल में। और यहाँ से अब हम गेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप लोग देखना कि यहाँ पे ना fyz.php नहीं मिल रही। अगर ये मिलती हमें, अगर हम काम कर रहे होते, तो हम यहाँ से उस वैल्यू को गेट कर सकते थे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। बाकी हम बाद में बात करेंगे जब हम पीएचपी में फॉर्म का सबमिशन कर रहे होंगे। तो अब तक आप लोगों को ये समझ में आ गया, इतना मैं विश्वास रख सकता हूँ। लेबल भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ना वैलिडेशन की। अब ना जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देखना, अब मैं बैक करूंगा और जैसे कि मैं यहाँ पे राजन नहीं एंटर करता हूँ, फिर भी सबमिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो अभी सबमिट हो रहा है ना। और नेम में जो यहाँ पे वैल्यू है इसकी, वो कुछ नहीं है ना। लेकिन हम यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड मतलब यहाँ पे जो शो हो रहा है ना, इससे वैल्यू जो इसकी है ना, उसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे रिक्वायर्ड? तो ना यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है, यहाँ पे आप लोग देखना, ये जो इनपुट फील्ड है ना, यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड के नाम से। जैसे ही मैं रिक्वायर्ड ऐसे ही यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे आप लोग देखना कि अब मैं जैसे ही ये सब फिल करके फॉर्म को सबमिट करूंगा, जैसे कि मैं इसको भी ब्लैंक रखता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं यहाँ सबमिट करूंगा। आप लोग देखना, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब ये रिक्वायर्ड फील्ड है। इसको जब तक कोई भी फिल नहीं करेगा, तब तक इसको सबमिट नहीं कर पाएगा। पर जो फ्रंट एंड का होता है ना कोड, उसको कोई भी चेंज कर सकता है। जैसे कि मैं ना अभी इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ, ठीक है, राइट क्लिक करके, तो अभी यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगा ना, जैसे यहाँ पे अभी आप लोग देखना, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आप लोग बॉडी में जाके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो इस फॉर्म वाले एलिमेंट को ओपन करके। जैसे कि यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको हटा दूं और फिर सबमिट करूँ, तो सबमिट हो गया ना। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमें बैकएंड में कोडिंग करनी पड़ेगी, ताकि कोई भी पर्सन जब तक इसको फिल ना करे ना, तब तक वो सबमिट ना कर पाए। ये चीज ना मैं बैकएंड में बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। अभी आप लोग इतना समझ लो कि फ्रंट एंड में कैसे करते हैं। एक लिमिटेशन है फ्रंट एंड के अंदर, और बैक एंड के अंदर ये सारी चीजें ना एडवांस में हो रही होंगी, जिससे कोई भी पर्सन ना जब तक इसको फिल नहीं करेगा, तब तक वो सबमिट ही नहीं कर पाएगा फॉर्म को, जितना मर्जी कोशिश कर ले। ठीक है, क्योंकि हम ये फ्रंट एंड पे नहीं कर रहे हैं ना, इसको हम बैक एंड में करेंगे। तो फ्रंट एंड में केवल जिसको कोडिंग की नॉलेज नहीं है वो तो कुछ नहीं कर सकता, जिसको कोडिंग की नॉलेज है वो कर सकता है फ्रंट एंड से चेंज, है ना। इसलिए हम बैक एंड में कोडिंग करेंगे, इसीलिए बैक एंड सीखना बहुत जरूरी है फ्रंट एंड के साथ साथ। तो अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिक्वायर्ड का यूज हम क्यों करते हैं। रिक्वायर्ड हमें समझ में आ गया है ना। तो और भी ना यहाँ पे देखो, और भी इनपुट टाइप्स होते हैं। जैसे ईमेल हो गया, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। डेट होता है, यहाँ पे देखो, अभी डेट के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। टेल होता है, नंबर होता है ना। ऐसे और भी डाटा टाइप्स होते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पे एक पैटर्न है ना, पैटर्न वैलिडेशन, उसको बता देता हूँ। अब देखो यार, पैटर्न वैलिडेशन को लगाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया ना वैलिडेशन, वैसे ही पैटर्न वैलिडेशन लगाने के लिए ना हम ना चलेंगे एक टैब पे, जो मैंने यहाँ पे ना बनाया हुआ था क्रोम में। तो क्रोम यहाँ पे है, और यहाँ पे ना मैंने एक चैट जीपीटी से निकाला हुआ था एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया सा, इसको समझाने के लिए। तो इस एग्जाम्पल को मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जाके ना इस सेलेक्ट बॉक्स के नीचे पेस्ट करूंगा इसको। यहाँ पे आप लोग देखना, एक इनपुट टैग बना हुआ है ना। इसमें टाइप जो है वो टेक्स्ट है, आईडी जो है फोन है, और जो नेम है इसका वो है फोन। यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड ऑलरेडी। यहाँ पे आप लोग देखना एक चीज, यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट है ना, इसका नाम है पैटर्न। और पैटर्न में इन्होंने ऐसा कुछ पैटर्न बनाया हुआ है।
ये पैटर्न हम बना सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके। अब रेगुलर एक्सप्रेशन एक चीज होती है जिससे हम पैटर्न बनाते हैं कि कैसे हमें डाटा लेना है यूजर से। अब ये पैटर्न बनाने के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ना पड़ेगा, और रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं आप लोगों को पीएचपी वाले क्लासेस में पढ़ा रहूंगा। अभी आप लोग समझ लेना कि ये जो पैटर्न है ना, ये मैंने बनाया है रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके, सो दैट वो जो मैं नंबर ले रहा हूँ ना, वो इस फॉर्मेट में हो। ठीक है, यूजर कोई भी नंबर एंटर करे तो वो इस फॉर्मेट में एंटर करे। और अगर ऐसा एंटर नहीं करता है तो हमें जो भी मैसेज शो करवाना है ना, वो हम रिक्वायर्ड के बाद ऐसे टाइटल का यूज करके यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो दे देंगे कि हमें अगर ऐसा नंबर नहीं मिला है तो हमें एक मैसेज यहाँ पे शो करवाना है जिसमें बताना है कि यूजर ऐसा इस फॉर्मेट में नंबर एंटर करे। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, अभी आप लोग देखना यहाँ पे अगर मैं ऐसे कुछ करके नंबर एंटर कर दिया मैंने, ये रिक्वायर्ड है तो इसमें भी मैंने कुछ वैल्यू एंटर कर दी, तो मैं जैसे सबमिट करूंगा ना, यहाँ पे देखना, प्लीज मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, प्लीज एंटर अ वैलिड फोन नंबर इन द फॉर्मेट डॉट डॉट डॉट, राइट। तो यहाँ पे देखो ये वाला मैसेज शो हो गया जो मैंने यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर लिखा हुआ था। इससे यूजर को पता चल जाएगा कि हमें इस फॉर्मेट में अपने नंबर को एंटर करना है। और यहाँ पे ना जो टाइप टेक्स्ट है ना, उसको मैं फोन कर सकता हूँ। फोन मतलब यहाँ पे केवल फोन ही आएगा भाई, फोन नंबर ही एंटर कर सकते पर्सन, और कुछ एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मैं भी फोन नंबर टाइप को इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ना यहाँ पे मैंने ये जो पैटर्न लगाया हुआ है उसमें ये वाला साइन है, और नंबर में ये वाला साइन सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मैं अभी एक और इनपुट फील्ड बनाऊंगा जिसका टाइप रखूंगा मैं फोन। तो इससे पता चलेगा कि जो यूजर है ना, वो केवल फोन नंबर ही इस इनपुट में डाल सकता है। ठीक है, अगर वो कोई भी और चीज डालेगा ना तो उसको ना एरर्स होगी। ठीक है, वहाँ पे बताया जाएगा कि उसको केवल फोन नंबर ही एंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ना ये जो इनपुट फील्ड है इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, एंड देन इसके बाद सेव करके यहाँ पे रन करता हूँ इसको। अब यहाँ पे ना मैं कोई भी टेक्स्ट फिल कर देता हूँ, और ये रिक्वायर्ड है और ये भी रिक्वायर्ड ही है, तो इनको फिल करके मैं इसको सबमिट करता हूँ। आप लोग देखना यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है, और यहाँ पे इस मैसेज को अगर मैं हटा दूँ अभी कुछ समय के लिए, राइट, तो ना देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने अभी इस मैसेज को हटा दिया। अब मैं ना यहाँ पे कोई वैल्यू फिल करता हूँ, यहाँ पे भी कोई वैल्यू फिल करता हूँ, यहाँ पे भी कोई वैल्यू फिल करता हूँ, एंड मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे अभी ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड है, आई थिंक ये भी रिक्वायर्ड है। आई थिंक इसमें रिक्वायर्ड नहीं लगाया मैंने, तो लगा देता हूँ अभी। तो ये रिक्वायर्ड बन गया है अभी। तो ना आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसमें हम फोन नंबर ही एंटर कर सकते हैं, इसमें हम नेम एंटर कर सकते हैं। अगर हम ऐसा ही वैलिडेशन लगा देते हैं टाइप में, ठीक है, जब हम इसको सबमिट करेंगे ना, तब अगर हमने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा है वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं अभी इसको हटा भी दूं आप लोगों को समझाने के लिए, हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट। ठीक है, और इसमें भी मैंने लिख दिया क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखना कि यहाँ पे ये सबमिट हो रहा है, सबमिट हो रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये जो इसको मैंने टाइप फोन किया है, ये केवल फोन को ही सिलेक्ट करेगा, नंबर को ही सिलेक्ट करेगा। अगर कोई कोई भी हमने स्ट्रिंग लिखा है ना, उसको सिलेक्ट करेगा, लेकिन नंबर फॉर्मेट में नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ना और भी इनपुट टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया टेल होता है, मतलब टेलीफोन नंबर को अगर हमें एंटर करवाना है यूजर से तो हम इसका यूज कर सकते हैं टाइप टेल का। ऐसे ही एक और टाइप होता है जिसका नाम होता है नंबर। तो हमारा जो फील्ड होगा, इनपुट फील्ड होगा ना, उसमें हम नंबर एंटर कर पाएंगे नंबर का यूज करके। ठीक है, यहाँ पे देखो
ऐसे करके कोई भी नंबर हम एंटर कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते, जितना मर्जी कोशिश कर लें टेक्स्ट नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि ये नंबर वाला टाइप वाला फील्ड है। ठीक है, पर ये जो फोन है ना, इसको टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है, और ये जो टेल है ना, इसको भी टेक्स्ट में लिखा जा सकता है। पर ना, इससे हमें एक चीज है जो ये बताना चाहता है कि ये फोन है अगर टाइप ना, तो फोन नंबर ही होना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट के फॉर्म में होना चाहिए। समझे? मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा था कब से। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितने भी यहाँ पे फील्ड्स हैं। अभी मैंने इसकी कोई डिजाइनिंग नहीं की है, लेकिन आने वाले वीडियो में हम करेंगे जब हम सीएसएस कर रहे होंगे। तो अभी हमने फॉर्म के बारे में सब कुछ समझ लिया है। अभी हम ना टेबल्स के बारे में समझेंगे कि टेबल्स बनते कैसे हैं। तो अब हम बात करेंगे टेबल्स के बारे में। तो फॉर्म हमने कवर कर लिया। तो टेबल को समझने के लिए आप टेबल टैग का यूज करेंगे, है ना, टेबल बनाने के लिए। तो टेबल का सबसे पहले ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग होगा। फिर टेबल में हम एक रो बनाएंगे। हमने टेबल तो डिफाइन कर दिया। रो मतलब मैंने समझाया था रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो रो बनाने के लिए हम टीआर यूज करेंगे। रो के अंदर हमें कितने कॉलम्स चाहिए, एक रो के अंदर हमें कितने कॉलम्स चाहिए, तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पे टीएच का यूज करेंगे। ये टीएच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। ठीक है, ये हेडिंग होगी। और हमें कोई भी डाटा एंटर करना है तो टीडी का यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जब इसको रन करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं टीएच लिखूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था राजन, नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नेम। ठीक है, एंड फिर उसके बाद टीएच का यूज करके मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल। राइट, एंड देन उसके बाद मैं फिर से एक टीआर का यूज करूंगा अगला रो बनाने के लिए। उसमें मैंने कुछ वैल्यू दे देनी है इस टेबल हेडिंग को। मैंने यहाँ पे लिख दिया राजन। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक ओटीडी बनाऊंगा, इसमें मैं लिख दूंगा राजन @gmail.com। अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे जैसे ही रन करूंगा ना, आप लोग देखना यहाँ पे एक टेबल जैसा बना हुआ आ गया है। ये देखो टेबल हेडर कैसे दिख रहा है, टीएच का यूज करेंगे तो ऐसे बोल्ड में लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दिया मैंने राजन, और इसका जो ईमेल का वैल्यू है वो ये है। और ऐसे ही अब मैं ना जितने मर्जी उतने रोज बना सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे केवल एक रो है इस वैल्यू वाले फील्ड में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वैल्यू वाले फील्ड पे। मैं हेडर वाले फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टी आर मैंने एक और ले लिया। यहाँ पे देखना टीएच मैंने यूज किया हेडर को डिफाइन करने के लिए। किसी भी टेबल में ना हेडर होता है सबसे पहले, और देन उसके बाद उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं। हेडर को डिफाइन करने के लिए हम टीएच का यूज करेंगे, और जो भी डाटा होता है उसके अंदर उसको डिफाइन करने के लिए हम टी डी का यूज करेंगे। एंड नाउ हम टी डी में एक और वैल्यू डालेंगे जिसका नाम है रंजीत। ठीक है, एंड देन उसके बाद टी डी का जो ईमेल है उसको मैं लिखूंगा ranjit@gmail.com। और यहाँ पे ना मैं जैसे ही अपने वहां पे जाऊंगा टैब में, एंड यहाँ पे रिफ्रेश करके ये देखो ऐसी वैल्यूज हमें मिल रही है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है। लेकिन अभी ना ये टेबल के फॉर्म में हमें शो नहीं हो रहा है ना। तो उसको शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग डालूंगा, सो दैट शो हो जाए। अभी आप लोग ये मत समझना, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं जब सीएसएस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तब आप लोगों को ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी केवल आप लोग ना ये समझ लो कि मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ना समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, टेबल बन कैसा रहा है ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉर्डर बना रहा हूँ। ठीक है, कैसे बन रहा है सब छोड़ दो अभी आप। अभी सीएसएस के झमेले में नहीं पड़ना है। अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक टेबल जैसा फॉर्मेट बना हुआ आ गया है। राइट, तो आप लोगों को समझ में आ गया टेबल बना हुआ है ऐसे ही, है ना। तो बस इसमें इतना ही था। अब जैसे ना मैं चाहता हूँ कि अब मैं ना कोई भी और दूसरा टीडी बनाऊं, मतलब दूसरा कोई रो बनाऊं उसके अंदर जो टीडी हो,
वो ना पूरा का पूरा स्पेस ले ले, ये जो कॉलम का है दोनों स्पेस ले ले हो, और यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू हो। मैं क्या कह रहा हूँ इसको आप समझना अभी जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे टीडी लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, फिर मैंने लिख दिया राम @gmail.com, मैंने ये लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे आप लोग देखना, मैंने ये तो लिख दिया, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ना यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अभी ना यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, ये देखो यहाँ पे एक ही कॉलम में आ गया, ये मैं चाहता हूँ ये दोनों कॉलम को कवर कर ले। तो उसके लिए ना मैं एक एट्रीब्यूट होता है कॉस स्पैन करके, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा ना तो ये दोनों का स्पेस ले लेगा। यहाँ पे देखो दोनों कॉलम का स्पेस इसने ले लिया है, राइट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉल स्पैन का यूज हम क्यों करते हैं। तो ना अब जैसे मैं एक और टीआर बनाऊंगा, तो यहाँ पे ना मैं एक एट्रीब्यूट लिखूंगा रो स्पैन, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो जैसे ही मैं रो स्पैन लिखूंगा ना तो ये रो की ना जो वैल्यू होगी वो ले लेगा, जैसे कि 2 वैल्यू इसने ले ली होगी अब तक। अगर मैं यहाँ पे टीडी लिखूं, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, राहुल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं बनाता हूँ टी आर ऐसे ही, यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया समीर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखो दोनों वैल्यूज ना एक ले चुका है, एक ही रो में ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक और डाटा डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे rahul@gmail.com डाल दिया मैंने यहाँ पे मैंने एक और टीडी लेकर के rahul@gmail.com डाल दिए, क्योंकि इसका नाम समीर है तो मैं समीर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी देखना यहाँ पे जो राहुल एंड समीर है वो एक ही रो में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ना मैंने यहाँ पे रोज स्पैन का यूज किया है। मैंने ये बताया है कि ये जो 2 रो है ना ये एक रो बन जाए, और यहाँ पे मैं कॉल स्पैन करके ये बताया है मैंने कि ये जो 2 कॉलम है ना वो एक कॉलम बन जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कॉल्स स्पैन एट्रीब्यूट को, एंड रोज के लिए हम यूज करते हैं रोज स्पैन एट्रीब्यूट को। तो टेबल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं वीडियो एंड ऑडियो टैग का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, ये भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसमें मैंने ऑडियोज को रखा है, एंड यहाँ पे वीडियो का फोल्डर बनाया है, एंड यहाँ पे वीडियोज रखा है मैंने, ठीक है। तो देखो यार, अब वीडियो टैग को समझने के लिए ना हम यहाँ पे एक बनाएंगे वीडियो टैग, ठीक है। यहाँ पे ना इसने पूछना है कि जो एसआरसी है ना, मतलब जो वीडियो है ना, वो वीडियो का मुझे पाथ बता दो कहाँ पे है वीडियो। अब मेरी जो वीडियो है वीडियोज वाले फोल्डर में है, और मैं एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वीडियो 1.mp4, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको सेव करके ब्राउजर पे आऊंगा, यहाँ पे देखो हमारी वीडियो आ गई ना, हमारी वीडियो आ गई ना यहाँ पे, ये इमेज की तरह ही है, पर देखो अभी ना हमारी ये जो वीडियो है वो चल नहीं रही है। तो इसको चलाने के लिए ना हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंट्रोल्स देंगे, इसको कंट्रोल्स नाम के एट्रीब्यूट होता है ना, इसका यूज करेंगे। अब हमारे पास कंट्रोल आ गया है, हम इसको ऐसे प्ले कर सकते हैं, है ना। मतलब क्रोम में जितने भी फंक्शनैलिटी हैं वीडियो से रिलेटेड वो सारी आ गई है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे भी पहले ना मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ। विड्थ मैंने दे दिया 500, एंड हाइट दे दिया मैंने 500, ठीक है। इससे एक ये स्पेस ले थोड़ा सा, जिससे समझने में आसानी हो, है ना। यहाँ पे हमारी वीडियो आ गई, इसमें कंट्रोल्स भी आ गए। अब मैं चाहता हूँ ना जैसे ही वीडियो ये दिखे यूजर को,
जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब वीडियो मेरी दिख गई। अब मैं चाहता हूँ ना यूजर को प्ले ना करना पड़े, यहाँ पे आके ऐसे प्ले पे क्लिक करके प्ले ना करना पड़े, ये ऑटो प्ले हो जाए। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है ऑटो प्ले, मैं इसका यूज करूंगा और ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। अभी देखो मैंने कुछ नहीं किया, है ना, मैंने केवल एट्रीब्यूट को यूज किया ऑटो प्ले, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। और अगर मैं कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करूं तो ये प्ले हो जाना चाहिए, पर प्ले नहीं हुआ, इसमें कुछ इश्यू है। ये आप लोग रन करके देखना, ठीक है, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे होता है नॉर्मली, अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मैं इसको बताऊंगा कि क्यों नहीं हो रहा आने वाली वीडियो में, ठीक है। अभी हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि जो वीडियो है उसमें कंट्रोल्स हमने देख लिया, ऑटो प्ले देख लिया। अब लूप का यूज करेंगे, ठीक है। लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है उसी वीडियो को ना बार बार प्ले करते रहो आप। जैसे मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया, ठीक है। तो ना अब मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे देखो ऑटो प्ले होगी वीडियो, ऑटो प्ले हुई ना। अभी वीडियो ना चलती रहेगी ऐसे, जैसे 8 हो गया, 9 सेकंड हो गया, 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड। अब आप लोग देखना फिर से स्टार्ट हो गई वीडियो, क्योंकि मैंने लूप लगाया है ना। और ऑटो प्ले भी हो रहा है, अभी देखो ऑटो प्ले भी चलने लग गया हमारा। तो कभी कभी ना एक ब्राउजर में कोई इश्यू हो जाता है जिसकी वजह से नहीं चलता, और उससे नॉर्मली चलता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कंट्रोल्स, ऑटो प्ले, लूप, ठीक है। अब हम ऐसी आईडियो को भी देखेंगे। तो आईडियो के लिए एक आईडियो टैग होता है, जैसे वीडियो टैग होता है, ठीक है। इसमें हम आईडियो का पाथ डिफाइन करेंगे जहाँ से हमें आईडियो लेके आनी है। तो हमारी जो आईडियो आईडियो फोल्डर में मैंने अपनी एक आईडियो को सिलेक्ट करनी है, जिसका नाम है आईडियो 1.mp3, ठीक है। सेम वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हमारी आईडियो आ गई होगी अब तक, आईडियो हमारी अभी आई नहीं है, शायद हमने सेव नहीं किया। हमने सेव तो कर लिया है वैसे, आईडियो आ जानी चाहिए थी, और आईडियो हमें शो नहीं हो रही कहीं पे। तो आईडियो शो नहीं हो रही, शायद हमने इसका कंट्रोल नहीं दिया है, इसी वजह से नहीं शो हो रही हुई। तो मैं इसको कंट्रोल दे देता हूँ पहले, अब शायद शो हो जाए। अब देखो यहाँ पे शो हो गई है। तो हमारे पास कंट्रोल नहीं था, इसी वजह से आईडी शो नहीं हो रही थी। अब मैं आईडियो को प्ले भी कर सकता हूँ, है ना, चल रही है हमारी वीडियो। एंड सेम वही जो हमने वीडियो के साथ किया था, जो भी एट्रीब्यूट हमने वीडियो में यूज किए थे, वही एट्रीब्यूट हम यहाँ पर भी यूज कर पाएंगे, और हमारा सेम वही फंक्शनैलिटी बन जाएगा, ठीक है। तो अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीडियो एंड ऑडियो टैग को हम कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख दूं इस वीडियो टैग के बीच में, जैसे मैंने लिख दिया दिस वीडियो इज नॉट सपोर्टेड, अगर मैंने ये लिख दिया, एंड इधर आईडियो टैग के बीच में मैंने लिख दिया दिस आईडियो इज नॉट सपोर्टेड, राइट। तो ना ये जो वीडियो है और ये जो ऑडियो है, ये इसके टेक्स्ट तभी शो होंगे जब कोई भी ब्राउज़र ना इस पार्टिकुलर एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, या इस पार्टिकुलर एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो उसको ये टेक्स्ट शो हो जाएंगे। अभी आप लोगों के सामने है सब कुछ, है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, है ना। स्टाइलिंग हमें करनी थी, हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने अभी स्टाइलिंग पढ़ी ही नहीं है। एंड प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है, कि कैसे फॉर्म वर्क करता है, कैसे टेबल वर्क करता है। तो सब प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। एंड कैसे वीडियो एंड ऑडियो टैग हम उनको यूज करते हैं, कैसे उनके थ्रू हम किसी भी मीडिया फाइल को अपने वेबसाइट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप जरूर पूछिए, ठीक है। और मैंने जो भी पढ़ाया है वो मैंने कवर कर दिया ऑलरेडी। एंड ये आप लोगों को एक असाइनमेंट है जो मैं देना चाहता हूँ। वो असाइनमेंट यह है कि आप लोग ना जो भी फॉर्म मैंने बनाया है उसका प्रैक्टिकल यूज करके देखो। फॉर्म बनाओ खुद से सब कुछ जो मैंने बताया है सिखाया है उसका यूज करो। एंड देखो कि आप लोग बना पा रहे हो, वैसे ही इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो,
है ना। और बाकी आप लोग और भी चीज़ें खुद से पढ़ सकते हो। W3 की जो वेबसाइट है, W3 स्कूल्स की, वहाँ पे जाकर के आप लोग और भी टैब्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, CSS को सीख सकते हो थोड़ा बहुत, सो दैट आप लोगों को नॉर्मल स्टाइलिंग करनी आ जाए और आप लोग एक अच्छा फॉर्म बना पाओ अभी। एंड अभी कंक्लूजन का समय है, तो कंक्लूड करता हूँ मैं थैंक यू के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा डे 4 वाली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।